आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें दौलतमंद बनने का राज बताने का दावा करने वाली दो पुरानी किताबों की तरफ ले जा रहे हैं। एक का नाम तो लगभग सबने सुना होगा, थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ, ये तो क्लासिक है। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत ने हमें एक पहेली दी है। उसने इस किताब के साथ एक और नाम जोड़ा है, द मास्टर की टू रिचेस। अच्छा। और कहा है कि हमें इनकी एक विस्तृत आधुनिक समीक्षा करनी है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इन किताबों को पढ़ना नहीं है, हम एक तरह से जासूस बनकर ये पता लगाएंगे कि लगभग 100 साल बाद इन दावों में कितना दम बचा है और क्या इनमें वाकई कोई असली खजाना छिपा है। हाँ, दिलचस्प है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस किताब से शुरू करते हैं जिसे पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया का कह सकते हैं बिग डैडी कहा जाता है, थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ, बिल्कुल। इसका मेन आइडिया, जैसा नाम से ही पता चलता है, ये है कि आपकी सोच, आपके विचार दौलत और कामयाबी को आपकी तरफ खींच सकते हैं। लेकिन हमारे स्रोत का कहना है कि इसकी एक विस्तृत समीक्षा की जाए। आज के जमाने में जहां हर दिन सेल्फ हेल्प की नई थ्योरी आ रही है, इस पुरानी किताब का पोस्टमार्टम करने का क्या मतलब है? ये सवाल ही सबसे दिलचस्प है, पता है। देखिए, ये किताब उस जमाने में लिखी गई थी जब दुनिया ग्रेट डिप्रेशन की मार झेल रही थी। हाँ बिल्कुल। लोगों की उम्मीदें टूटी हुई थीं, पैसा था नहीं। उस माहौल में किसी ने आके कहा कि आप सिर्फ सोचकर अमीर बन सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी उस वक्त। बहुत बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। लेखक नेपोलियन हिल ने उस वक्त के सबसे कामयाब लोगों जैसे एंड्रू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड की सोच को समझने की कोशिश की। तो एक आधुनिक समीक्षा सबसे पहले यही देखेगी कि जो सिद्धांत 1930 के दशक के फैक्ट्री मालिकों के लिए काम करते थे, क्या वो आज के स्टार्टअप फाउंडर या कह लीजिए फ्रीलांसर के लिए भी काम करेंगे। सही बात है। मतलब उस जमाने में अमीर होने का मतलब था बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, तेल के कुएं। बिल्कुल। आज किसी के लिए अमीर होने का मतलब हो सकता है कि वो दुनिया में कहीं से भी बैठकर काम कर सके या कोई ऐसा ऐप बना दे जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल दे। तो क्या हिल के आइडियाज इतने लचीले हैं कि वो इन नई परिभाषाओं पर भी फिट बैठ सकें? बिल्कुल। एक अच्छी समीक्षा यही सवाल पूछेगी। वो ये नहीं कहेगी कि किताब अच्छी है या बुरी है, वो पूछेगी ये किसके लिए है और इसे आज कैसे इस्तेमाल किया जाए। अच्छा। ये एक क्लासिक रेसिपी को आज की सामग्री के साथ बनाने जैसा है। हो सकता है आपको कुछ चीजें बदलनी पड़े, लेकिन उसका जो मूल स्वाद है वो वही रहता है। समीक्षा का काम है ये पता लगाना कि इसका मूल स्वाद क्या है और आज के हिसाब से क्या बदलाव जरूरी हैं। और यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। स्रोत ने थिंक एंड ग्रो रिच के साथ एक और किताब का जिक्र किया है, द मास्टर की टू रिचेस। मैंने पहली किताब के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन ये दूसरी वाली, ये क्या है? क्या ये उसका पार्ट 2 है या कोई सीक्रेट वर्जन? हाँ, इसे आप पार्ट 2 से ज्यादा एक प्रैक्टिकल गाइड बुक कह सकते हैं। गाइड बुक? हाँ, अगर थिंक एंड ग्रो रिच आपको बताती है कि एक शानदार इमारत बनाने के लिए क्या सोचना चाहिए और क्यों सोचना चाहिए, तो द मास्टर की टू रिचेस उसका ब्लूप्रिंट है। वो आपको बताती है कि उसे बनाने के लिए कैसे ईंटें लगानी हैं। ओके। पहली किताब आपको एक दर्शन, मतलब एक फिलॉसफी देती है, एक मानसिकता तैयार करती है, जैसे एक जबरदस्त इच्छा शक्ति रखो, अटूट विश्वास रखो। दूसरी किताब उन आइडियाज को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए ठोस कदम, आदतें और रूटीन बताती है। अच्छा, तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का मामला है। एक तरह से एक फिलॉसफी क्लास है और दूसरी वर्कशॉप। बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब जो लोग पहली किताब पढ़कर कहते हैं, हाँ आइडिया तो अच्छा है पर अब मैं करूं क्या, उनके लिए शायद दूसरी किताब लिखी गई। बिल्कुल। और जब कोई इन दोनों को एक साथ रखकर समीक्षा करता है, तो वो सिर्फ दो किताबों को नहीं देख रहा होता है, वो नेपोलियन हिल के पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो ये देखने की कोशिश करता है कि हिल ने अपने आइडियाज को ईंट दर ईंट कैसे खड़ा किया। क्या दूसरी किताब में उन्होंने अपनी कुछ पुरानी बातों को सुधारा या और आसान बनाया, या कहीं दोनों किताबों के बीच कोई विरोधाभास तो नहीं है। ये एक तरह की वैचारिक जासूसी है। तो एक किताब है क्या सोचना है और दूसरी है कैसे करना है। लेकिन सवाल यह है कि जब आज कोई इन दोनों को साथ में परखेगा, तो क्या वो सिर्फ तारीफ करेगा या वो कुछ मुश्किल सवाल भी पूछेगा? यहीं पर विस्तृत समीक्षा वाली बात दिलचस्प हो जाती है। अगर हमें इसका पोस्टमार्टम करना हो तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? एक गहरी और ईमानदार समीक्षा 4 मुख्य पहलुओं को देखेगी। सबसे पहला है दर्शन, मतलब फिलॉसफी। फिलॉसफी? हाँ, यानी इसके बड़े बड़े आइडियाज क्या हैं। जैसे हिल का एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है डेफिनेट चीफ एम, यानी एक निश्चित मुख्य लक्ष्य।
आज की भाषा में हम इसे गोल सेटिंग कहते हैं, लेकिन हिल का आइडिया से कहीं ज्यादा गहरा था। वो कहते थे कि आपका लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं बल्कि एक जुनून होना चाहिए, जिसके लिए आप सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हों। और उनका वो मास्टरमाइंड वाला आइडिया भी तो था। हाँ बिल्कुल, मास्टरमाइंड का आइडिया। इसका सीधा मतलब है अपने से ज्यादा स्मार्ट और अनुभवी लोगों का एक ग्रुप बनाना जो आपको सलाह दे और आपको जवाबदेह रखें। आज के जमाने में जैसे अपना पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना। बिल्कुल बिल्कुल वही। तो एक समीक्षा इन आइडियाज की जड़ों तक जाएगी और देखेगी कि ये आज भी उतने ही पावरफुल क्यों है। ठीक है, तो पहला हो गया दर्शन। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा पहलू क्या होगा? क्योंकि सिर्फ अच्छी बातें सोचने से तो बैंक अकाउंट नहीं भरता। सही पकड़ा आपने। दूसरा पहलू है व्यावहारिकता, मतलब प्रैक्टिकलिटी। यानी क्या ये बातें सिर्फ हवा में है यानी असल जिंदगी में लागू किया जा सकता है। यहीं पर हिल का एक और कॉन्सेप्ट आता है, ऑटो सजेशन। एक मिनट, लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब क्या सिर्फ बार बार एक ही चीज सोचने से वो हकीकत बन सकती है? बहुत से लोग इसे सिर्फ विशफुल थिंकिंग या मन बहलाना कहकर खारिज कर देते हैं। और आपका शक करना बिल्कुल जायज है। एक अच्छी समीक्षा इसी शक को गंभीरता से लेगी। ये कोई जादू नहीं है। हिल का मतलब ये नहीं था कि आप सोफे पर बैठकर मैं अमीर हूं सोचें और पैसों की बारिश होने लगेगी। हाँ। ऑटो सजेशन का असली मतलब है अपने अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये यकीन दिलाना कि आपका लक्ष्य मुमकिन है। अच्छा। जब आपका दिमाग इस बात को सच मान लेता है तो वो अपने आप उन मौकों को ढूंढने लगता है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। आज न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि आप जिस चीज पर फोकस करते हैं आपका दिमाग उसी से जुड़ी चीजों को ज्यादा नोटिस करने लगता है। ओके। तो ये जादू नहीं, बल्कि अपने दिमाग को एक खास दिशा में ट्रेन करने का एक तरीका है। मतलब ये अपने दिमाग के लिए एक तरह का जिम है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हमने दर्शन देख लिया, व्यावहारिकता देख ली, लेकिन जैसा मैंने कहा, क्या ये सब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं या इसकी कोई आलोचना भी है? और यहीं पर एक ईमानदार समीक्षा का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा आता है, आलोचना, मतलब क्रिटिक। इन किताबों को कई लोग लगभग पूजते हैं, लेकिन इन पर सवाल उठाना भी जरूरी है। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि ये किताब सर्वाइवरशिप बायस पर आधारित है। सर्वाइवरशिप बायस, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि ये किताब सिर्फ विजेताओं की कहानी सुनाती है। अच्छा। हिल ने हेनरी फोर्ड जैसे उन गिने चुने लोगों को देखा जो कामयाब हुए, पर उन हजारों लोगों का क्या जिन्होंने वही रास्ते अपनाए और नाकाम रहे? उनकी कहानियां इस किताब में नहीं है। ये ऐसा है जैसे सिर्फ लॉटरी जीतने वाले से पूछना कि अमीर कैसे बने। आपको पूरी तस्वीर कभी नहीं मिलती। बिल्कुल। एक और आलोचना ये है कि इसमें कुछ बातें छद्म वैज्ञानिक, मतलब सूडो साइंटिफिक लगती हैं, जिनका कोई ठोस सबूत नहीं है। एक अच्छी समीक्षा इन कमजोरियों को भी सामने रखेगी ताकि पढ़ने वाला खुद फैसला कर सके। तो इतनी आलोचनाओं के बावजूद, इतनी कमियों के बाद भी हम आज लगभग 100 साल बाद इस किताब के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ये किताबें आज भी बेस्टसेलर लिस्ट में क्यों हैं? ये चौथा पहलू होगा, है ना, इसकी विरासत। हाँ, चौथा और आखिरी पहलू है विरासत, इसकी लेगेसी। इसकी वजह यह है कि इस किताब ने पर्सनल डेवलपमेंट की पूरी इंडस्ट्री का डीएनए तैयार किया है। ये तो है। आज आप जो भी मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हैं, जो भी सेल्फ हेल्प किताब पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उसकी जड़ें थिंक एंड ग्रो रिच में ही मिलती हैं। इसने लोगों को एक बहुत शक्तिशाली आइडिया दिया कि आपकी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, आपके दिमाग का कंट्रोल आपके हाथ में है। सही बात है। और ये उम्मीद की एक ऐसी किरण और है जो कभी पुरानी नहीं होती। इसकी कहानी कहने का अंदाज, इसकी भाषा में जो जोश है, वो लोगों को आज भी प्रेरित करता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्रोत हमें सिर्फ 2 पुरानी किताबें पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो हमें सफलता के पूरे आइडिया पर ही सवाल उठाने के लिए कह रहे हैं। ये जो दौलत के फॉर्मूले और सफलता की चाबियां हैं, क्या असली खजाना वाकई इन्हीं में है या ये किसी गहरी चीज की ओर इशारा कर रहा है? आखिर में इन दोनों किताबों की एक गहरी समीक्षा हमें यही सिखाती है कि ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। असली मास्टर की या वो चाबी उन आदतों और सिद्धांतों में छुपी हैं जो एक कामयाब और मकसद भरी जिंदगी की ओर ले जाते हैं। फिर चाहे आपके लिए कामयाबी का मतलब कुछ भी हो सकता है असली दौलत जिसका जिक्र नेपोलियन हिल कर रहे थे वो सिर्फ बैंक बैलेंस ना हो, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन, हार ना मानने की जिद और अच्छे रिश्ते बनाने की काबिलियत हो। मतलब असली चाबी किसी जादुई फॉर्मूले में नहीं, बल्कि अपने दिमाग को काबू करने और उसे एक लक्ष्य पर फोकस करने की काबिलियत में है।
और ये आइडिया तो शायद हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा, चाहे जमाना कोई भी हो। अपने दौर और अपनी जिंदगी के हिसाब से तौल कर देखो। देखो कि ये तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। यही वो प्रक्रिया है जो जानकारी को ज्ञान में बदलती है। तो आज की बातचीत का सार ये है कि हमने एक छोटे से शुरू से शुरू किया, जो थिंक एंड ग्रो रिच और द मास्टर की टू रिचेस की समीक्षा की बात कर रहा था। और इस एक आइडिया की परतें खोलते हुए हमने ये समझने की कोशिश की कि ऐसी समीक्षा क्या-क्या उजागर कर सकती है। विचारों का विकास, वो सिद्धांत जो आज भी काम करते हैं, बिल्कुल। वो आलोचनाएं जो हमें हकीकत की जमीन पर रखती हैं, और आखिर में इसकी कभी न खत्म होने वाली अपील का राज। ये सिर्फ किताबों के बारे में नहीं था, ये विचारों को परखने की कला के बारे में था। और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। आज की हमारी पूरी बातचीत ही एक समीक्षा के आइडिया पर आधारित थी। तो सवाल ये है कि किसी ने आखिरी बार अपने जीवन के किसी बुनियादी विश्वास या किसी ऐसी क्लासिक सलाह को, जिसे हम सालों से सुनते आ रहे हैं, इस तरह के आलोचनात्मक विस्तृत समीक्षा वाले नजरिए से कब परखा था? ये तो बहुत गहरा सवाल है। चाहे वो करियर को लेकर कोई सलाह हो, रिश्तों को लेकर, या खुद अपनी काबिलियत को लेकर कोई धारणा हो। अगर आज ऐसा किया जाए तो क्या नया पता चल सकता है? कौन से विचार वक्त की कसौटी पर खरे उतरेंगे और किन्हें अपडेट करने की जरूरत है?